बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 फ्लूइड मैकेनिक्स में अंजुम मजीद ख्वाजा आपको खुश आमदीद कहता है। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे फ्लूइड की मज़ीद कुछ इम्पॉर्टेंट जो लॉज हैं और इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उनको स्टडी करेंगे। मुझे याद आ रहा था कि कल मैं जब लेक्चर नंबर 1 दे रहा था तो मुझसे किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर, एक्चुअली अगर आप लोगों ने ना सुना हो तो मैं बताता चलूं, हमारा लेक्चर जो कल का था, जो लेक्चर नंबर 1 था, वो था कि ऑब्जेक्ट डूबते क्यों होते हैं और जो ऑब्जेक्ट डूबते हैं उनकी क्या रीजंस होती हैं और जो फ्लोट करते हैं उसकी रीजन क्या होती है। तो मैंने इसका ये बताया था कि जब भी आप किसी फ्लूइड के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर, ये फ्लूइड है अगर आपका, कोई ऑब्जेक्ट उस पर इमर्स करते हैं, उसमें डुबोने की कोशिश करते हैं, तो जो उसका वॉल्यूम होता है उसी के साइज का अगर वॉल्यूम हम फ्लूइड का भी ले लें और इन दोनों में से ये फ्लूइड का वॉल्यूम है, ये उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, फ्लूइड का वॉल्यूम इसको वीएफ से जाहिर किया। अब दोनों में से जिसका मास ग्रेटर होगा वो जीत जाएगा और दूसरी चीज का असर उस पर खत्म हो जाएगा। मतलब अगर इसका मास ग्रेटर हुआ, फ्लूइड का मास उसी साइज का जिस साइज का ऑब्जेक्ट था, तो ये कभी भी इस ऑब्जेक्ट को डूबने नहीं देगा फ्लूइड। लेकिन अगर ऊपर मास का ऑब्जेक्ट बढ़ गया तो वो हमेशा वाटर में डूब जाएगा। तो मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर, फिर ये ऐसा क्यों होता है कि एक बंदा अगर जिंदा हो वो डूब जाता है, लेकिन जब वो मर जाए तो कुछ देर बाद जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तो वो फ्लोट कर रही होती है, वो कभी भी नहीं डूब रही होती। तो उसकी क्या रीजन है? बहुत दफा हम इस एक बात से भी गुजरते हैं, ऐसा क्यों होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूं और मैं चाहता हूं आप भी इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझें। देखिए, एक जिंदा बंदा जो होता है, जिंदा कोई भी बंदा, उसका जो वॉल्यूम होता है, अगर उसी के साइज का वॉल्यूम हम पानी का ले ले तो पानी के जो मास होगा उस साइज के वॉल्यूम का वो कम होगा, जबकि ऑब्जेक्ट उसी साइज का, उसका मास ग्रेटर होगा तो वेट भी ग्रेटर हो जाएगा और वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। हमारी बॉडी भी ऐसे ही है। अगर मैं छलांग लगा दूं, वैसे मैं तो ज्यादा डूब ही जाऊंगा, मैं अगर छलांग लगा दूं तो क्या होगा कि मेरे साइज का वॉल्यूम जो पानी का होगा उसका मास कम होगा, जबकि मेरा मास ज्यादा होगा और मैं आई विल ड्रोन स्ट्रेट अवे, मैं बिल्कुल डूब जाऊंगा। लेकिन अगर बंदा मर जाए तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि बंदा तैरता रहता है। स्टूडेंट, जब बंदा मर जाए तो बंदे की जो बॉडी होती है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। आप जानते हैं, अगर आपने बायोलॉजी या इवन 8th स्टैंडर्ड तक अगर आपने जनरल साइंस पढ़ी है तो उसमें आपको यह बताया गया था कि जब बॉडी डिकम्पोज होती है तो आपके जिस्म से बहुत सारी गैसेस का अखराज होता है। तो चूंकि आपकी बॉडी तो एक आइसोलेट बॉडी होती है और एक क्लोज बॉडी होती है, जब उसमें गैसेस भरना शुरू होती हैं तो बॉडी फूलना शुरू हो जाती है और कंसिडरेबली जो उसका एक्चुअल वॉल्यूम था उससे वो वॉल्यूम बड़ा हो जाता है। यानी अगर फर्ज करो बंदे का वॉल्यूम अगर ए था, अब A+2 हो जाएगा, यानी ग्रेटर हो जाएगा वॉल्यूम, लेकिन मास में फर्क नहीं पड़ा, वॉल्यूम में फर्क पड़ गया, क्योंकि मास तो बंदे का चेंज नहीं हो सकता। बंदे का मास तो वही है, वही उसका दिल है, वही गुर्दे, वही जिगर, वही सारा कुछ, बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर कोई फर्क पड़ा तो सिर्फ एक चीज में पड़ा कि वो उसका वॉल्यूम ग्रेटर हो गया। अब जब वॉल्यूम ग्रेटर हुआ तो आपको भी उस इक्वल साइज के वॉल्यूम पानी का, वाटर का लेना पड़ेगा। जब इक्वल साइज का वाटर का वॉल्यूम लेंगे, दैट वुड बी सो मच ग्रेटर एज विद रिस्पेक्ट टू बिफोर, जो पहले था उससे ज्यादा हो जाएगा वॉल्यूम। अब उस पानी का वजन या मास, दोनों चीजें आप देख सकते हैं, वो बढ़ जाएंगी, लेकिन बंदे का मास तो वही रहा, बंदे के मास में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बंदे की बॉडी अब क्या करती है, फ्लोट करना शुरू होती है, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू बिफोर उसका मास तो सेम रहा लेकिन वॉल्यूम बड़ा हो गया। तो ये बात याद रखनी है आपने कि जब भी कोई बॉडी डूबती है उसकी रीजन ये होती है कि उसके इक्वल साइज का जो वाटर होता है उसका मास उस बॉडी के मास से कम होता है तो बॉडी डूब जाती है। अगर पानी का मास ज्यादा हो जाए तो बॉडी सिंक करती रहती है।
जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं विस्कस ट्रैक एंड टर्मिनल वेलोसिटी पे। स्टूडेंट, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे याद नहीं पड़ा, शायद मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हो, विस्कस क्या चीज होती है। असल में ये लफ्ज है विस्कोसिटी। व्हाट इज दिस? विस्कोसिटी क्या चीज है? देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे फ्लूइड अपनी लाइफ में देख लें। फ्लूइड को दो टाइप्स में आप जो है ना वो आप थोड़ा डिवाइड कर लें। नंबर वन आप ले लें सॉलिड लिक्विड, हर वो चीज जो फ्लो करती है फ्लूइड है, और दूसरा ले लें गैस। एक मिनट के लिए लिक्विड ले लेते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लिक्विड्स का सामना कर रहे होते हैं, जैसे योगर्ट, कर्ड, दही, ये भी आपका एक फ्लूइड है। वाटर सबसे बेहतर, यानी जो आपकी लाइफ का हिस्सा है, वो भी एक फ्लूइड है। वाटर ले ले, कर्ड ले लिया आपने, दही, यानी उर्दू में दही कहा जाता है। इसी तरह ऑयल ले लिया आपने, आप इसी तरह पेट्रोल ले लें, कोई और हनी ले लें, जैम ले लें, बहुत सारे तारकोल उर्दू में कहा जाता है, जो आपकी रोड्स में डलती हैं, ये ले लें। आप इनमें जरा इनको गौर से देखें। आपने वाटर लिया किसी एक जार में, आप जब वाटर को उंडेलते हैं तो सारे का सारा पानी इजीली जो है वो आप इन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पर, किसी टेबल पर, किसी भी जगह पर। बट व्हेन यू डू द सेम जॉब विद कर्ड, ऑब्वियसली कर्ड भी इजीली उलट जाएगा, लेकिन स्टिल आपको नजर आ रहा होगा कि आराम आराम से कर्ड जो है वो अभी भी उसमें से बह रहा है, यानी वाटर की तरह वो फ्लोएंट नहीं था, थोड़ा सा उसने रेजिस्टेंस आपको फराहम की। ये जॉब आप करते हैं ऑयल पर, ऑयल में काफी चिकनाई फैट होती है, और आप जब उसको उल्टाएंगे तो आपको नजर आएगा कि वो इतनी स्पीड से ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूं, वो इतनी आराम से जो है वो ऑयल नीचे नहीं गिर रहा, वो ज्यादा उसको मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। हनी, पेट्रोल में शायद और इजी काम हो जाए, लेकिन हनी की तरफ आए, हनी को उल्टाते हैं, इट टेक्स सो मच टाइम फॉर द हनी टू कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जार। उस जार में से निकलने में उसको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एंड टार, ये भी बहुत ज्यादा थिक, और इसके अंदर भी बड़ी जो है रेजिस्टेंस होती है, इतने आराम से ये भी आपकी टार भी किसी भी जार में से निकल नहीं पाती। तो हमने इस असम्पशंस पर एक चीज अंडरस्टैंड की कि एक्चुअली जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उनकी लेयर्स के बीच में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, और इतनी, यानी वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल से ड्रैग हो रहे होते हैं, दे डोंट लेट द अदर मॉलिक्यूल आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजीशन, उसमें से निकलने, उसको रेजिस्टेंस फ्राहम कर रहे होते हैं। तो नतीजा ये होता है कि उनका फ्लो इतना ज्यादा तेज नहीं होता। जैसे इसकी एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल अपनी लाइफ में हम हनी लेते हैं कि हनी इतना इजीली जो है वो जार में से बाहर नहीं आती। स्टूडेंट्स, इंटरनल resistance between layers of fluid is known as viscosity. इसको विस्कोसिटी कहा जाता है, और इसको मेजर करने का जो पैमाना होता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी जो उसका मेजर करने का जो स्केल होता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि जितनी इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी आपकी हायर हो जाएगी। तो हनी हैज सो मच विस्कोसिटी, बहुत ज्यादा विस्कोसिटी होती है। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, यानी जितना विस्कस होगा फ्लूइड, जितना हाईली विस्कस होगा, ये एरो जो है हाई विस्कस को जाहिर कर रहा है, उतनी रेजिस्टेंस भी होगी, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस भी होगी, ये याद रखें, और उतना फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, यानी फ्लो उसी के हिसाब से डाउन हो जाएगा। जितनी लेस विस्कोसिटी होगी उतना लेस रेजिस्टेंस होगी, यानी लेस विस्कोसिटी, लेस रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, and you got the high flow rate. Very good example is in liquid is water. Water is the best example.
Like it has viscosity, but it has not the viscosity as compared to other fluids that I wrote here. Why? Because water has so much flow, and it can flow easily from one position to another position. Even if you drink it, it has a very easy flow from your mouth to your internal system. स्टूडेंट, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसको मेजर करने का एक स्केल होता है, या आप समझ लें कि इसको मेजर करने का एक जो है जिसमें मेजरिंग ये जो क्वांटिटी है उसको कहा जा सकता है, और इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आगे जाकर हम इसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ में पढ़ेंगे। इसको ईटा से जाहिर किया था। ईटा, ये इसका ये साइन है, ईटा से जाहिर किया था। इसको ईटा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, याद रखिएगा, जिसकी यूनिट होती है पास्कल सेकंड। ये यूनिट इसकी पास्कल सेकंड है, पास्कल सेकंड, ये सबसे फेमस यूनिट है। बहरहाल इसकी एक यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी है। आमतौर पर ये पाकिस्तान या इंडिया में ये बड़ी आमतौर पे पढ़ाई जाती है। और 1 न्यूटन आप लोग जानते हैं कि 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू इस न्यूटन में लगा लूं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड पर मीटर स्क्वायर लगा दूं, यानी इस जगह पर मैंने ये लगा दिया, तो सेकंड 1 और सेकंड -2 जब आपस में ऐड हो जाएंगे तो kg मीटर पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर आपकी यूनिट आ जाएगी। यानी आपकी एक यूनिट ये भी होती है। बहरहाल ये बहुत इजी यूनिट, बहरहाल आपके लिए सबसे अच्छी यूनिट ये, फिर उसके बाद ये। आई एम सॉरी, इसमें आप यूं कर सकते हैं कि मीटर को भी आप कर लें, इसकी पावर -2 है, इसकी 1 है, -1, और ये भी -1, यानी kg पर मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस इज द बेस्ट यूनिट, यू कैन डू इट। डियर स्टूडेंट, जिस तरह लिक्विड में, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं फ्लूइड की 2 टाइप्स है आपके पास, एक आपके पास लिक्विड है और सेकंड आपके पास गैस है। जिस तरह लिक्विड में विस्कोसिटी होती है स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके गैसेस में भी विस्कोसिटी अच्छी खासी होती है, लेकिन वो इतनी निग्लिजिबल होती है, यानी ऐसी होती है जिसको हम लेटर ऑन बाद में अगली क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। बहरहाल दुनिया के सारे फ्लूइड विस्कोसिटी रखते हैं। हम जितने भी फार्मूलाज डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे फार्मूलाज हमारे एक आइडियल कंडीशन के होंगे। हम लिक्विड को आइडियल लिक्विड लेंगे। आइडियल लिक्विड वो होता है जो नॉन विस्कस होता है, जिसका फ्लो बहुत इजी होता है, जो लेमिनर फ्लो रखता है। ये मैं आपको लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में भी आगे जाकर बताऊंगा कि वो क्या होते हैं। जी स्टूडेंट, एक चीज आपने अक्सर कहा, घर में भी आप एक चीज से गुजरे होंगे। आप देखें, कभी आप हनी को ना कभी फ्रिज में रखें, यानी उसमें से हीट को बाहर निकालें, टेम्परेचर लो करें उसका, आप देखेंगे कि वो हनी और मुश्किल हो जाएगी, उसके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर लो करने से विस्कोसिटी आपकी हाई हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं उसी हनी को नीचे एक अच्छा खासा टेम्परेचर दे दूं और उसको अच्छी खासी उसमें हीट इंजेक्ट कर दूं, तो आप देखेंगे कि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, अब उसका फ्लो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। सो आप किसी की विस्कोसिटी का अंदाज़ा उसके फ्लो से भी लगा सकते हैं। सो हम जितना टेम्परेचर देंगे उतनी विस्कोसिटी हमारी डाउन हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ड्रैग फोर्स। स्टूडेंट्स, ड्रैग फोर्स होती है एक्चुअली रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में चलने से रोकती है, उसको ड्रैग फोर्स कहते होते हैं। कभी आप कोशिश करें कि गाड़ी में बैठे हुए आप, चले एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपकी गाड़ी बड़ी तेज भाग रही है, कभी आप हाथ को बाहर निकालें तो यू विल फील दैट द एयर इज
dragging you out from that particular position to the away position, to the back position in fact. So what does this mean? Actually air is dragging you. It is putting the retarding force on you. So if you just move your hand through that particular wind, you would see some kind of resistance. So इसे कहते हैं ड्रैग फोर्स. अक्सर औकात आप देख रहे हो एक बैलून आ रहा है आपका, आराम आराम से बैलून आ रहा होता है, आ रहा है. सो बैलून क्यों नहीं तेज आता? आपको मैं एक बात बताऊं, गलीलियो एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट हुआ करते थे. मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था, गलीलियो ने कहा था कि दुनिया के भारी जिस्म और दुनिया के हल्के जिस्म यानी ऑल हैवी बॉडीज एंड ऑल लाइट बॉडीज, दे ऑल कम टू द अर्थ एट द सेम टाइम इफ दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम पोजीशन. सो why doesn't a balloon go down like a स्टोन की तरह एक बैलून क्यों नहीं तेजी से नीचे आता? उसकी रीजन ये होती है कि एयर के अंदर से जब बैलून आ रहा होता है तो एयर उसको ड्रैग कर रही होती है, उस बैलून को इतना इजीली नीचे नहीं आने देती. सो दिस इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स. आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे. इसको ड्रैग कहा जाता है. हर वो चीज जो आपको रुकावट देती है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी क्या कहते हैं फ्लूइड में से गुजरने में, उसको आप ड्रैग फोर्स कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी हवा में से ड्रैग फील कर रहे हो, जैसे अभी बैलून की मैंने एग्जांपल दी, हवा में से बैलून गुजर रहा है तो उसको ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ रहा है. उसको हम एरोडायनामिक ड्रैग कहते हैं. लेकिन जब यही ड्रैग फोर्स आपको किसी लिक्विड में फील कर रहे हो, जैसे फर्ज करें पानी है, पानी में भी अच्छा खासा ड्रैग होता है, हर एक फ्लूइड में ड्रैग होता है, तो उसको हाइड्रोडायनामिक ड्रैग कहा जाता है. हाइड्रोडायनामिक ड्रैग. ये दो ड्रैग की टाइप्स है. स्टूडेंट्स, ये ड्रैग फोर्स जो होती है ना, ये कुछ खास ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होती है. मैं ड्रैग फोर्स के लिए डी लगा रहा हूँ, हालांकि इसको एफ ही कहा जाता है, लेकिन चले मैं ड्रैग फोर्स के लिए डी लगा रहा हूँ. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी विस्कोसिटी के, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ कि जितनी विस्कोसिटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी, ड्रैग फोर्स ज्यादा हो जाएगी. आप अंदाजा लगाएं कि एक मक्खी, फ्लाई, जब या कोई भी आप इंसेक्ट जब वो पानी में गिरता है तो वो आराम से नीचे तक चला जाता है क्योंकि पानी की विस्कोसिटी कम होती है. लेकिन वही हनी जब किसी ऑयल में डिप होता है तो वो स्लोली जाता है, उसको ज्यादा ड्रैग फील होती है. जितनी ज्यादा ड्रैग फील होगी, आपका जो आपकी स्पीड हो जाएगी वो डाउन हो जाएगी. बिल्कुल. और एक और देख लें आप, हनी में देख लें, हनी में तो वो बल्कि नीचे से एक ही लेयर में फंस जाती है जाके, वो फ्लाई या वो इंसेक्ट नीचे तक जा ही नहीं पाती. सो जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतना ही ज्यादा ड्रैग. बिल्कुल. जितनी वेलोसिटी, स्पीड बॉडी की किसी में से भी गुजरने के लिए, उतना ज्यादा ड्रैग फील करना पड़ेगा. क्या मतलब ये कि अगर फर्ज करें, एग्जांपल देता हूं, फर्ज करें आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है. आप एकदम अपना हाथ बाहर निकालते हैं, आपके हाथ को एक ड्रैग फोर्स फील हुई. आप गाड़ी की स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करें, 50 पे ले जाए, 50 किलोमीटर पर आवर, यू वुड सी मोर ड्रैग नाउ. आपको ज्यादा ड्रैग फील हुआ. अब हवा ज्यादा जोर से आपको पैर की तरफ पुश कर रही है. आप अपनी स्पीड को बढ़ा के 80 कर ले, यू गोना सी मोर ड्रैग फोर्स. And if it goes till 120, so it's going to be very difficult to stay your hand out for a continuous drive. You're going to have to put your hand inside, क्योंकि आपको ज़्यादा ड्रैग फील होगी और हो सकता है किसी इंजरी का सामना भी करना पड़ जाए.
सो इन तमाम चीजों से हमने क्या बात साबित की कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ड्रैग ज्यादा होगा, जितनी आपकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतना ड्रैग ज्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये एक बात याद रखें, डायरेक्टली का मतलब होता है कि जिस रेशो से एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज भी उसी रेशो से बढ़ रही है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी बढ़ रही है रेशो बेशक डिफरेंट हो, नहीं, सेम रेशो हो तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब अगर इसकी वैल्यू 2 है और इसकी 6 है, अगर हम इसकी 8 कर लें तो इसकी 12 होगी, यानी आपकी रेशो सेम है। ये नहीं हो सकता कि इसकी 8 कर लें, इसकी बढ़ा के 10 हो गई है, वो भी बढ़ गई है, लेकिन ये रेशो सेम नहीं रही हमारे पास। रेशो सेम होनी चाहिए। जिस रेशो से ये इंक्रीज होगी उसी रेशो से ये भी इंक्रीज होगी। ड्रैग फोर्स होती है स्टूडेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के, रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स के, पार्टिकल के, वो पार्टिकल जो आपने एक्चुअली उस फ्लूइड के अंदर डाला हुआ है उसका एक रेडियस ले लें, उसको आइडियली एक सर्कुलर रख लें। यानी अगर फर्ज करें ये एक मार्कर है, इसका रेडियस तो नहीं लिया जा सकता, आप आइडियली समझ लें कि इसका कितना एरिया बन सकता है, उसको उसका हम रेडियस ले लें तो कितना होगा। तो वो रेडियस जितना बड़ा होगा उतनी ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी। आप देखें, कभी एक कोशिश करें कि एक किसी हाइट से 6 फुट की हाइट से आप एक अम्ब्रेला पकड़ के छलांग लगा दें, अम्ब्रेला को एक ड्रैग फोर्स लगेगी। लेकिन आप वही 6 फुट से या 10 फुट से जब पैराशूट लेंगे तो उसका चूंकि एरिया बड़ा हो गया है, तो एरिया बड़ा होने से, क्योंकि एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो जितना आपका आर स्क्वायर बढ़ता है एरिया बढ़ता है, यानी एरिया और आर एक दूसरे के, एरिया और आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जितना एरिया बढ़ेगा आर भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो पैराशूट है उसका एरिया बहुत बड़ा हो गया, अब आपको ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगी और यू विल सी दैट यू आर गोइंग डाउन टू द अर्थ इन अ वेरी स्लो मैनर, यू गोना हैव सो मच ड्रैग ऑन इट। सो अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर लूं तो ड्रैग फोर्स आ जाएगी, और इन सबको ज्वाइन कर लूं तो ईटा आर वी आ जाएगा। इन सबको मैंने ज्वाइन कर लिया। आप जानते हैं इस मेथड को कि प्रोपोर्शनैलिटी में यही काम किया जाता है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं, इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट वैल्यू लगती है, ठीक है। और यहां कांस्टेंट जो है स्टूडेंट वो आपके स्टोक ने निकाला था 6 पाई ईटा आर वी। तो स्टूडेंट इस पूरे लॉ को स्टोक्स लॉ भी कहा जाता है, स्टोक्स लॉ। ये स्टोक ने एक लॉ निकाला था जिसके तहत आपकी जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ड्रैग फोर्स ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी, जितना वेलोसिटी ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट की, स्पीड ज्यादा होगी, उतनी आपकी ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी। एंड इफ यू गोना हैव अ वेरी ग्रेटर हायर रेडियस, ऑब्वियसली ड्रैग फोर्स वुड बी वेरी मच हाई। स्टूडेंट देखें, अब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको ईटा के साइंस बता रहा था। ड्रैग फोर्स होती है 6 पाई ईटा आर वी। इसमें फोर्स की यूनिट है हमारे पास न्यूटन। 6 पाई कांस्टेंट नंबर्स है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती। ईटा का आपने फाइंड करना है, आर मीटर में मेजर होता है और ये मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड में मेजर होता है, मीटर पर सेकंड में मेजर होता है, बल्कि चले मीटर पर सेकंड कर लें। स्टूडेंट ये सेकंड यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईटा मीटर स्क्वायर हो गया। जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया, मीटर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो जब यानी डिवाइड मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो आप इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ गया। यूं ईटा की यूनिट आपकी डेराइव हो गई। बिल्कुल अगर मैं पास्कल सेकंड को डेराइव करूं तो स्टूडेंट्स आपको पास्कल का पता है, पास्कल किसकी यूनिट थी? प्रेशर की, जो कि होता है F/A के, यानी F था न्यूटन, A था मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल कहा जाता था। ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब अगर यहां न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता तो उसको यस, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो आपका ईटा जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर सेकंड है, इसको वैसे ही आप पास्कल कह सकते हैं, पा, ये ऐसा है। तो ईटा का जो यूनिट आ जाएगा वो पास्कल सेकंड आ जाएगा हमारे पास।
दूसरा आपको मैं ऑलरेडी एक बता चुका हूं कि न्यूटन, ये मैं ऑलरेडी बता सकता, न्यूटन को आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। अगर मैं इस जगह पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड पर मीटर स्क्वायर दूं तो मीटर स्क्वायर और मीटर पर मीटर हो जाएगा सेकंड, और ये पर सेकंड हो जाएगा। सो ईटा की यूनिट स्टूडेंट्स केजी पर मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सो यूं आपके ये ड्रैग फोर्स से आपकी ईटा की यूनिट जो है वो भी डिराइव हो गई और यूं निकल आई। ईटा एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर पर सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, पास्कल सेकंड। आई होप आप लोगों ने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।